पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि तैमूर लंग ने भारत में अपनी जिन विध्वंसात्मक गतिविधियों को अधूरा छोड़ा था उसे बाबर ने पूरा किया। बाबर ने भारत में मुगलों का राज्य स्थापित करके भारत की अपार संपदा पर अधिकार कर लिया और जनता को गुलाम बना लिया। बाबर के जीवन काल की घटनाओं का सर्वाधिक विस्तृत वर्णन स्वयं बाबर की पुस्तक बाबरनामा से मिलता है, किंतु यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। बाबर ने तथ्यों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर लिखा है। हालांकि बाबर ने इस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि मैंने प्रण लिया था कि मैं इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखूं सत्य लिखूं। बाबर प्रतिदिन इस ग्रंथ को लिखता था। वह लंबी दूरी की यात्राओं से लेकर युद्ध के दिनों में भी इस पुस्तक को लिखना नहीं छोड़ता था। बाबर ने लगभग 48 वर्ष की जिंदगी पाई, किंतु उसका लिखा बाबरनामा केवल 18 वर्ष की अवधि का है और वह भी बीच बीच में अधूरा है। यह स्थिति तो तब है जब बाबरनामा की 15 प्रतिलिपियां संसार के विभिन्न देशों से मिली हैं। इनमें से कुछ प्रतियां लंदन में, कुछ बुखारा में, कुछ नजरबे तुर्किस्तान में, कुछ भारत में तथा कुछ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिली हैं। आज तो बाबरनामा के अनुवाद संसार की लगभग समस्त महत्वपूर्ण भाषाओं में मिलते हैं, किंतु जब मुद्रणालय का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, उर्दू आदि विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में बाबरनामा की नकलें तैयार हुई थीं। उन्हें अनुवाद की बजाय प्रतिलिपि अथवा नकल कहना ही अधिक उचित होगा। इस बात की संभावना है कि बाबर ने स्वयं 2 पोथियां तैयार कीं। इनमें से पहली पोथी दैनिक डायरी के रूप में थी, जिसमें वह उस दिन की घटना का वर्णन रात में करता था। दूसरी पोथी में उसने पहली पोथी में वर्णित महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर आलेख तैयार करके लिखे। पहली पोथी और दूसरी पोथी के तथ्यात्मक वर्णनों में भी अंतर है। अब ये दोनों प्रतियां उपलब्ध नहीं होती। बाबरनामा के नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे इन्हीं दोनों ग्रंथों की नकलें हैं। बाबर ने अपने ग्रंथ की एक प्रतिलिपि तैयार करके ख्वाजा कलां को भेजी थी, जो बाबर को आगरा में छोड़कर अफगानिस्तान लौट गया था। अब यह पोथी प्राप्त नहीं होती। हुमायूं के पास भी बाबरनामा की एक पोथी रहती थी। इस पोथी पर हुमायूं ने अपने हाथ से कुछ टिप्पणियां भी अंकित की थीं। एल्फिंस्टन ने इस पोथी को पेशावर में खरीदा था। इसी पोथी के आधार पर एल्फिंस्टन ने बाबरकालीन भारत का इतिहास लिखा था। अब यह पोथी एडिनबरा के पुस्तकालय में मौजूद है। बाद में अर्स्काइन ने भी इसी पोथी से काम किया। बाबरनामा की एक पोथी टीपू सुल्तान के पुस्तकालय में रहा करती थी। जब अंग्रेज इस देश के मालिक बने तो इस पोथी को अपने साथ लंदन ले गए। यह पोथी लंदन के इंडिया ऑफिस में मौजूद रहा करती थी। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी बाबरनामा की एक प्रति बताई जाती है, किंतु इस पोथी में बहुत कम पन्ने उपलब्ध हैं। ईस्वी 1617 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में डॉक्टर जॉर्ज जेकब केहर ने बाबरनामा की तुर्की भाषा में प्रतिलिपि तैयार की थी। यह प्रति सेंट पीटर्सबर्ग में उपलब्ध है। बाबरनामा का फ्रेंच अनुवाद इसी प्रतिलिपि से तैयार किया गया था। डॉक्टर केहर ने बाबरनामा की जिस पोथी को देखकर तुर्की प्रतिलिपि तैयार की थी, वह पोथी अब कहीं नहीं मिलती, जबकि डॉक्टर केहर द्वारा तैयार प्रतिलिपि रूस में आज भी उपलब्ध है। बाबरनामा की जो प्रतिलिपि बुखारा में होने की बात कही जाती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, किंतु उस पोथी के हवाले से
बुखारा के इतिहास में बहुत सी मनगढ़ंत बातें प्रचलित हैं। बाबरनामा की एक पोथी की नकल ईस्वी 1700 में तैयार की गई थी। यह पोथी हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में मिली थी। बाबरनामा की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रति इसी पोथी को माना जाता है। आज संसार भर में बाबरनामा के नाम से जो अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हैं वे इसी पोथी से किए गए अनुवाद की नकलें हैं। बाबरनामा की एक पोथी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में भी उपलब्ध थी। इस पोथी को टीपू सुल्तान के संग्रहालय की पोथी माना जाता है, किंतु इस बात की संभावना बहुत कम है। इस पोथी का उल्लेख ईस्वी 1906 में लंदन से प्रकाशित जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के एक लेख में हुआ था। बाबर ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था, यह बाबरनामा की एक भी प्रति से नहीं मिलता। कोई उसे बाबरनामा कहता है तो कोई बाबर की आत्मकथा। कुछ लेखकों ने उसे बाबर का यात्रा वृत्तांत कहा है। जब बादशाह की मृत्यु हो गई और हुमायूं भारत का शहंशाह हुआ तो उसने मुगल परिवार के सदस्यों एवं मंत्रियों से कहा कि वे बाबर के संबंध में अपने संस्मरण लिखें। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा के नाम से अपने संस्मरण लिखे, जिसमें उसने बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक का उल्लेख तो किया है, किंतु उस पुस्तक का नाम नहीं लिखा। बाबर ने अपनी पुस्तक में वाक़यात शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है घटनाओं का विवरण। गुलबदन बेगम ने भी वाक़यानामा शब्द का प्रयोग किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः बाबरनामा का मूल नाम वाक़याते बाबरी जैसा कुछ रहा होगा। बाबरनामा को तुर्की भाषा का ग्रंथ बताया जाता है, किंतु वास्तव में उसमें 1/3 शब्द अरबी एवं फारसी भाषा से लिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इस ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा को चगताई तुर्की कहा है। बाबरनामा का अधिकांश भाग नष्ट क्यों हो गया, इस विषय पर स्वयं बाबर ने भी कई स्थानों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। बाबर का अधिकांश जीवन यात्राओं एवं युद्धों में बीता था। उसने समरकंद में बहने वाली जेरावशान नदी से लेकर बंगाल में बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदियों तक की यात्रा घोड़ों पर बैठकर की थी। 4000 किलोमीटर की इस यात्रा में कई बार शत्रु के अचानक हमले के कारण बाबर को अपना शिविर छोड़कर भागना पड़ता था, जिसके कारण बाबरनामा के बहुत से भाग पीछे छूट जाते थे और शत्रु द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे। कई बार आंधी, तूफान और बरसात के कारण बाबर का तंबू नीचे गिर जाता था और बाबरनामा की प्रति भीग कर खराब हो जाती थी। बाबर और उसके आदमी भीगे हुए कागजों को रात रात भर कंबल में दबाकर और चिमनियों से गर्मी पहुंचाकर सुखाते थे। इस कारण उन कागजों की स्याही फैल जाती थी और बहुत से कागज भीग जाने के कारण गल कर नष्ट हो जाते थे। आज बाबरनामा हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। जो है वह नकलों और अनुवादों के रूप में है। ये नकलें और अनुवाद भी थोड़े से पन्नों के हैं। जो पन्ने उपलब्ध हैं वे भी झूठ के पुलिंदे हैं, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरकालीन भारत के इतिहास को जानने का हमारे पास और कोई साधन उपलब्ध नहीं है। हम परवर्ती ग्रंथों में प्राप्त तथ्यों के आधार पर बाबरनामा के विवरण की विवेचना करके ही सच झूठ का निर्णय कर पाते हैं। अगली कड़ी में देखिए, मुगलों की बड़ी निंदा किया करता था बाबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।